gone through your DPP section? DPP आप सभी ने किए हैं? Yes, sir. अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम DPP में? Any doubt in DPP? किसी को कोई डाउट है DPP में? नो सर। No, sir. नो सर, वैसे तो डाउट नहीं है सर, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस आगे के भी दे रखे थे। हाँ, इट हैपेंस। ठीक है कि 1-2 क्वेश्चन आगे के मिल जाएंगे, बट कोई बात नहीं। आप एक बार जो है कि कंटेंट को कोशिश करिए, जो भी मैं पढ़ा दूँ 1-2 पॉइंट आगे और पढ़ के फिर DPP सॉल्व किया करिए। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, 1-2 पॉइंट हो सकते हैं प्लस माइनस हो जाए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम लोग फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म कर रहे थे। तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में हम लोगों ने जो है कि अच्छा, एक बात ये और भी कहना है कि आप सभी ने जो है होमवर्क सेंड नहीं किए। ठीक है, कुछ ही बच्चों ने होमवर्क सेंड किया। यस, तो ऐसा क्यों है? वाई ओनली फ्यू? सेंड किया था हाँ श्रुति, क्या कह रही हो? सर, मैंने किया था सुबह सेंड, आपको मिला नहीं क्या? नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ सभी बच्चे ने नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग अपने वीडियो ऑन नहीं किए? मानस, कृष्णा, देवांश, अर्नव, डू एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन स्विचिंग ऑन वीडियो? स्विच ऑन करिए सभी लोग वीडियो इफ यू कैन। ठीक है, so this is only for better interaction, so that I also know that whom I am teaching right now. Okay, so good. Devansh Chaudhary. Sir, Yes. sir, my camera is not working, sir, now. Okay, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है तो इट्स ओके नाउ। ठीक है, बट मेक श्योर दैट योर कैमरा वर्क्स इन नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. तो यस, वी आर डूइंग फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो अभी तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट अगर है तो क्लियर कर लो। No, sir. No doubts. No doubts. Okay, one student says no doubt. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the section why deforestation, there was a point that between 1880 to 1992, there was a rise in the cultivated area by 7.6 million hectares. तो सर ये सिर्फ इंडिया का था एरिया? In this section, this is written means land to be improved में है होगा ना? यस सर, उसी में लिखा हुआ है कि 1880 से 1992 के बीच में 7.6 मिलियन हेक्टेयर्स इतना एरिया और बढ़ गया था। तो सर ये एरिया मतलब किस कंट्री का था या? ओके, तो यहाँ पे मेंशन किया किसी कंट्री के बारे में? वी आर particularly we are doing for India. ठीक है, so here we will consider data for India. Is it okay? Sir, I have a doubt. Yes. सर ये 7.6 नहीं था सर, 6.7 था। Yes, sir, Okay. 6.7 था. Yes, sir. On 19. Okay. So Sir, yes. सर कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब क्या होता है? Conventional currents, वो currents जो कि lies within the earth, ठीक है, conventional currents होते हैं। ठीक है, that current which lies under the earth, conventional currents। ठीक है, nuclear energy and all you can consider in conventional currents, or conventional energy particularly। Okay, sir. Sir, हाँ, basically I'm a new student, so I don't know about this chapter. अच्छा, Lakshendra Yadav। Okay, Lakshendra, from which school you are? Sir, Vanasthali. वनस्थली। लक्षेंद्र, आपने सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ा है बेटा? सर अभी इको का पहला चैप्टर पढ़ा है, स्टोरी ऑफ पालमपुर। ओके, और सिविक्स पढ़ा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, और नहीं पढ़ा, और भी नहीं पढ़ा है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड लॉट ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, मतलब लॉट ऑफ में ज़्यादा नहीं, फिर भी 4-5 तो आई थिंक हो गए होंगे। ठीक है, सो यू कैन हैव एन एक्सेस टू वीडियोस। ठीक है, वट एवर वी हैड डिड
You can go through the videos पे जाइए, देखिए, and if you have doubt, ठीक है, in that videos we can have a separate doubt session for that, ठीक है, to clear your doubts. सर मुझे एक डाउट है। वेट लक्षेंद्र, समझ में आया आपको? अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको कोई डाउट आता है, पर्टिकुलरली व्हाट इज डेमोक्रेसी और द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वो पहले आप करेंगे, ठीक है, और डाउट आता है उसमें तो आप जो है कि उसको क्या करेंगे, लिख के रखेंगे, फिर जब क्लास होगी तो आप उससे कंसल्ट करेंगे मुझसे, उससे रिलेटेड। बाकी फिर चैप्टर्स के वो डाउट आप सेपरेटली उसको वीडियो देखिए, फिर गो थ्रू करिए। हो सकता है आपकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई जाएं, ठीक है। क्या ये वीडियो आपको जो है ऐप पे मिलेगी, आपका अपना एक पोर्टल होगा, ऐप होगा, उस पर आई थिंक आपको एक्सेस मिलेगा इसका। और भी कोई नया बच्चा है इसमें लक्षेंद्र के अलावा? एनी अदर स्टूडेंट हु इज न्यू टुडे? No, sir. ओके, चलो। सर someone मुझे is saying? हाँ बताइए। सर लैंड टू बी इम्प्रूव जो हमारे सेक्शन है उसमें सर जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। सर इसका मतलब क्या है? So Britishers saw expansion as a sign of progress, that more we have veins, the more we will be prosper. Okay, because with the selling out of that grains, we will get money, more prosperity, as well as more grains means more food availability. More food availability means people will have more nutritious. Yes, sir. People will have more nutritious value by having that grains. Okay, so this is all the reason behind it. Okay, sir. Any other doubt? सर मुझे एक डाउट है सर, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में है। Indian Forest Act 1865. Okay, you can switch on your video, Anand. Yes, Anand, continue. हाँ बताइए आनंद। सर मुझे डाउट है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 में था सर, उसको थोड़ा सा बता दीजिए, मेरे को आ रहा है। अच्छा ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे और फर्दर, अभी ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट हो गया, मैंने जस्ट डेटा बताया था आप लोगों को शायद पिछली क्लास में, तो इस क्लास में हम लोग उसको और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जी सर। सर हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट लिखा था, इन 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया। सर यहाँ पे जो सर्च पार्टीज का मतलब क्या है? सर्च पार्टीज टू सर्च फॉर गुड क्वालिटी ऑफ वुड्स। यस सर। ठीक है, तो teak and sal they found that they are the most durable thing which is found in India। तो वो आते हैं और सर्च करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि वो ब्रिटिशर्स को बता सकें और वहाँ पे उस तरह पेड़ों की कटाई हो सके और जो फूड के रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। सर जो ब्रिटिशर्स थे वो तो वहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके थे, तो उनको क्या ज़रूरत है पार्टीज भेजने की? ब्रिटिशर्स को पार्टीज भेजने की क्या ज़रूरत है, 1865 का पीरियड है, ठीक है। तो 1865 के पीरियड में तो आप अगर देखो तो सर्च पार्टीज सर्वे करने के लिए पर्टिकुलरली वुड के लिए भेजा गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स, हाँ, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो थे तो ठीक है, वो बड़े पैमाने पे नहीं थे, ठीक है, इनके पास डेटा तो था पर पूरे इंडिया का नहीं था, इनका अपना कुछ स्टेट था प्रोविंशियल, फिर कुछ प्रिंसली भी था, ठीक है। तो सारी जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इनको, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कमेटी बना दी गई और सर्च पार्टी भेजी गई। सर्च पार्टी में यहाँ के भी, यूरोप के भी, ब्रिटेन के भी थे लोग, और आपके जो है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उसमें भी लोग थे, ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ, एनी अदर डाउट? सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, गंगेश्वर त्रिपाठी, माय sorry, I didn't saw your entire message. Let me see. Sir, I am a new student. My name is Kalyani. Yes, Kalyani. Am I audible to you? कल्याणी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप लिख रहे हो चैट पे, पर देखिए आपके स्क्रीन पे वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा और माइक का, तो आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हो। रेड सा दिख रहा होगा। ओके, चलिए, एनी अदर डाउट? नो सर।
सर फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे ना आगे और? हाँ, अभी तो हम इन लोगों को पढ़ना है। यस So, सर, ओके सर। चलो ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर आपने जैसे कि बताया था ब्रिटिश वॉरेड थे कि मतलब लोकल पीपल्स फॉरेस्ट यूज ना कर ले, तो सर मतलब अगर वो यूज कर भी लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती तो मतलब? ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो जाती ना, द वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच दे वांट, ठीक है, विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द लोकल पीपल्स, दे विल यूज इट फॉर देयर ओन पर्पस एंड द वेरी पर्पस ऑफ यस ब्रिटिशर्स। सर, सर उनकी वो प्रोडक्ट, सर उन्हें प्रॉफिट चाहिए था, इसी के लिए तो कर रहे थे वो। Yes. So the very purpose of Britishers is to gain more and more profit. Okay, and one of the way of gaining profit was forest. Okay, that's why they don't want to share their profits with anyone. ओके सर। ठीक है, तो shall I start today's class? सभी लोग पढ़ के आए हैं? Yes. क्वेश्चन यस पूछूं मैं? सर। Yes, sir. Okay, so let me see how many of you can answer. Krishna. यस सर। Yes, Krishna. So Krishna, tell me. Why deforestation done in India? What was the reason behind it? Why Britishers were cutting down trees in India? सर, सर इंडिया में सर Yes, कॉलोनियल सोसाइटी सर, एक तो एग्रीकल्चर के कारण हो रहा था सर डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि सर 16 उसमें 1/6 ऑफ द लैंड मास ऑफ द इंडिया वाज एग्रीकल्चर से घिरा हुआ था, और nowadays it is half of the land mass of the earth, sorry, of India. No, Krishna, this is not the correct answer. You will have to answer correctly. ये correct answer नहीं है, ठीक है? I am asking what are the reasons. So you might have gone through one first reason, second reason, and all. कैन आई ट्राई? No, he will try. Krishna, सर डिमांड ऑफ फूड भी तो बढ़ गई थी सर, तो बताओ। डिमांड ऑफ फूड बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो पॉपुलेशन के कारण डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ गई, और लैंड के लिए भी चाहिए थी, और रिसोर्सेज और चाहिए थे उसके लिए भी था। अच्छा, ठीक है। Krishna, this answer is not up to the mark. I don't know आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है, but from your answer it seems that you have not practiced it, है ना? तो I am expecting a correct answer from you, but I am not getting the correct answer. Krishna, can you hear me? यस सर। So make sure that this does not happen again. Okay? ओके सर। Be prepared. Who will answer? Samay, Arnab. Arnav. Okay, Arnav, you try. Let's see. Yes, sir. So your question was that what were the reasons because of which the cutting of trees, the deforestation, it was practiced in India. So, sir, there were mainly 3 to 4 reasons. Sir, these reasons include the first one is that, sir, the Britishers directly encouraged the production of commercial crops such as wheat, rice, sugar plantations, tea plantations, coffee plantations. So they directly encourage these all for their economy as well as for the increasing demands of the country. So second point, it is that by the 19th century, the Britishers, they considered the forest as a wilderness and an unproductive thing, and they have had a mindset that ये सब क्या है, इसको काट के सब हटा दो और यहाँ पे एग्रीकल्चर करो, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी. सर ये भी एक because of which they did the deforestation very systematically and extensively. And the third reason was because of the plantations. As they wanted to set up their plantations of coffee, tea, sugarcane in India, so they needed a very large area for setting up a plantation, because of which they did deforestation. Sir, sleepers का भी बताओ? नहीं, okay, it's okay. Good, Arnav. तो ठीक है, अर्नब ने करेक्ट आंसर दिया है. ओके, और आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, बहुत आसान सा चैप्टर है. जितने पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही करिए. यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी इजी. कृष्णा, आप नेक्स्ट क्लास में आंसर करेंगे, ठीक है? कल्याणी,
कल्याणी से मेरी बात हो रही थी। कल्याणी, कैन यू हियर मी कल्याणी? सो ओके, सो कल्याणी, आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग टुडे, ठीक है? तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, पर्टिकुलरली दोज हु आर न्यू टुडे, ठीक है, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने इन लोगों को पढ़ा दिया है पहले से, आपके लिए आज नया क्लास है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा क्योंकि आप पीछे की चीज़ों को नहीं पढ़ाया आपने, है ना, बैक क्लास में नहीं किया है, तो कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है फॉर अ वाइल, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप सेपरेटली, आज जैसे क्लास होती है तो उसको लिख लोगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर डील करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? लक्ष्य एंड कल्याणी, लक्ष्येंद्र एंड कल्याणी, पर्टिकुलरली टू स्टूडेंट्स आर न्यू, ठीक है? तो जो नए स्टूडेंट हैं, इनके अलावा भी जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो मुझसे इंटरेक्ट होते रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन में जो है कि सभी को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंटरेक्ट करते रहिए, बात करते रहिए, तभी मैं आपको जान पाऊंगा, ठीक? कोई डाउट होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना मैं पढ़ाते चलो आप करते चलिए। इज दिस ओके? चलो, Yes, sir. कल्याण, ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर कंटेंट, ठीक है? व्हेयर इज दैट? Excuse me, sir. यस, सर लास्ट क्लास में आपने एक होमवर्क दिया था कि हमें ये फाइंड करके बताना है कि डीट्रिच ब्रांडिस कब इंडिया आए थे। हाँ बताइए। सर बताओ। सर 1856 में वो इंडिया आए थे और 1864 से 1883 तक उन्होंने अपनी जो उनके फॉरेस्ट जनरल वाली जॉब थी वो की थी। वेरी, ठीक है सर इंडिया में तो 1864 में ही आए थे। हाँ हाँ यस सर 1864 में आए थे और 1866 में फॉरेस्ट जनरल बने थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सर फॉरेस्ट। 1856 में वो बर्मा गए थे। चलो कोई बात नहीं, तो आपने ये क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिला है? नो सर। यू विल No, फाइंड, sir. ठीक है, इन अपकमिंग डीपीपी यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने पहले ही बता दिया, चलिए आपको, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सर और एक्चुअली सर बता दीजिए। वेट सर आई हैव अ क्वेश्चन। वेट वेट वेट, ये जो जिसका जिन लोगों का होमवर्क आया, लेट मी कॉल द नेम, ठीक है? अर्नव, मनोज, सत्यम एंड प्रणतिका, मनीष दास, आर्यन जैन, कृष्णा, मयंक सक्सेना, आर्यन, then again Krishna, this one is Vaibhav, which one of that? Nandika, okay, Nandika, then Parth Sarvastav, then Gargi, Narayan, Yukti, okay, Sanjeev, Manoj, Sanchit, Manas, okay. So these are the few students who had sent me homework. So can I have listen a clap for them? Can I hear a clap for them? Very good. तो ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए, ठीक है? नोट्स बना के जो है कि प्रॉपर्ली सेंड किए, तो वेरी गुड, कीप इट अप, एंड आई विल लाइक टू कन्वे माई मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो हु हैड नॉट सेंड देयर होमवर्क, ठीक है? कि आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो इट्स बेटर टू शो मी कि आपने क्या क्या है वो नोट्स बनाया है, ठीक है? तो इसे इस तरीके से करने से क्या होगा फ़ायदा आपको कि जब भी क्लास रिज्यूम होगी, व्हेनेवर क्लास विल रिज्यूम, देन यू विल बी इन हैबिट ऑफ, ठीक है, राइटिंग नोट्स, प्रिपेयरिंग नोट्स, और मोर और लेस मैं करा ही देता हूँ क्लास में मैं करा दे रहा हूँ, आप उसको सिर्फ आपको क्या करना है, फेयर कर देना है। जब आप फेयर करते हैं तो भी आपको याद होता है। तो याद करने के सब अलग अलग तरीके हैं। एक आपको जो है कि सुन के याद होगा, जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, फिर लिख के याद होगा, जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिखोगे। तो एक 2-3 बार चीज़ों को प्रैक्टिस करने से क्या होती है, कई सारे कंटेंट देन एंड देयर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? और वैसे भी जब भी क्लास होगी तो आपको नोट्स बना के ही आना होगा। मेरे क्लास में वही बच्चा बैठता है जो नोट्स बना के आता है। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। हाँ। यस सर। अगर किसी सीनियर को जानते हो तो उससे पूछ लेना आप, ठीक है, जिन्होंने मेरे क्लास प्रोग्राम को किया है। तो इसी तरीके से हैबिट में रहिए, जो हैबिट में नहीं रहेंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। तो अब एक बार जो है कि वेट करिए, एक बार मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया अभी तक, ठीक है, ये आपके नोट्स आपको जो है आपके सीबीएसई में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ एनटीएससी में जब आप जाएंगे तो कंटेंट अगर आपको क्लियर है तो सेकंड स्टेज जब एनटीएससी के आप जाओगे तो ये कंटेंट बेस्ड ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको किसी भी एनसीईआरटी के बीच लाइन को उठा लेंगे वो, ठीक है, बीच लाइन में से मतलब 1-2 लाइन उठा लेंगे और उसी में से जो है क्वेश्चन पुट अप कर देंगे। इवन इन बोर्ड ऑल्सो आप जो ट्रेंड है कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जो सीन अनसीन जैसे आप इंग्लिश में जानते हैं सीन अनसीन पूछा जाता है, तो अब उन्होंने क्या किया, सीन अनसीन सीन टाइप के एक पैसेज होगा, पैसेज के बेस पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। अब वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उस पैसेज के बेस पे हो, आपने आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है, पैसेज आपको पढ़ना है, रीड आउट करना है और कंटेंट को लिखना है। कंटेंट पैसेज के बेस पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके नोट्स बने रहेंगे, जिन्होंने 1-2 बार पढ़ रखा है, 3 बार पढ़ रखा है, तो उनको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है, उनको पैसेज भी नहीं पढ़ते, वो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आ जाते हैं। ये तो पैसेज तो कई बार पढ़ा है, क्यों पढ़ूं इसको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पेज नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। हाँ Yes, sir. सर इस साल जैसे बहुत सारे चैप्टर हम्म। सीबीएसई के सिलेबस से ओमिटेड हैं, उनके भी नोट। तो उससे हमें जो है कुछ नहीं लेना देना है, हमें एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या करना होगा कि उसको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंप्लीट करना होगा। सीबीएसई में सर कुछ है, एनटीएससी ऑनलाइन होगा? अब देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया नहीं है, तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा क्लिक करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चैप्टर को छोड़ेंगे। हाँ, मीनवाइल हम क्या कर लेंगे, सीबीएसई भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ सर तो जीएसटीएससी होगा ना, अगले साल हाँ होगा ना एमटीएससी तो? यस यस, इस साल जीएसटीएससी होगा। जीएसटीएससी में भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं सोशल के, बाकी 30-40 क्वेश्चन आपकी जीके के होंगे, करंट अफेयर की क्लासेस उसकी सेपरेट होंगी आपकी, ठीक है। तो अब आते हैं कंटेंट पे अपने, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया कि फॉरेस्ट का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में, जो नए बच्चे हैं वो भी एक बार सुन लें। फॉरेस्ट के जो है कि के बारे में मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि रोल ऑफ फॉरेस्ट क्या है हमारे लाइफ में, क्या क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। और ये ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न पीपल पर्टिकुलरली, यूरोपियन कह लो, इनको दे वेर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो उन्होंने क्या किया, रेकलेसली फॉरेस्ट को कट डाउन किया, ठीक है, इंडिया में। और वो कट डाउन कैसे करते थे, क्यों, क्या कारण था कट डाउन करने के लिए, उनको अपने नेवी पावर को क्या करना था, मजबूत बनाना था। तो उसके लिए हार्ड एंड ड्यूरेबल उनको टिम्बर चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, कॉलोनीज जो उनके बने हुए थे डिफरेंट, वहीं से क्या करते थे, ये सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स ने कहाँ से किया था, इंडिया से किया था, ठीक है। साथ ही साथ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, मास लेवल पे फॉरेस्ट की कटिंग करी थी। पहले तो नेवी को पैटर्न को अपने मजबूत करना था, स्ट्रॉन्ग करना था, स्ट्रेंथन करना था, फिर साथ ही साथ कल्टीवेशन भी इंक्रीज करना था। फॉरेस्ट को वो साइन ऑफ वाइल्डरनेस समझते थे, ठीक है, कि अरे ये तो बेकार है, जंगली है, सब काट दो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांटेशन और कमर्शियल रिलेटेड वर्क को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो इन्होंने बड़े पैमाने पे इंडिया में भी क्या किया था, डिफॉरेस्टेशन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा कि कुछ विलेजेस वगैरह भी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया था, डाइटरिक ब्रांडिस, जो 1864 में आए थे इंडिया में पर्टिकुलरली। तो उसमें जो है कि उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का टर्म दिया, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, और कहा कि कोई भी इस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उन्हें हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये फिर उसमें आप देखोगे ही वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन थे वो, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फर्स्ट इंडिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडियन फर्स्ट फॉरेस्ट सर्विस इंस्पेक्टर उन्होंने जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उन्होंने स्टार्ट की थी इन द 1864, है ना। 1864। फिर फॉरेस्ट एक्ट भी ले आए थे वो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। 1865. यहाँ तक। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये मैंने एक बार रिवीजन भी करा दिया आपका। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यहाँ पे हम लोग तो 1865 के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उन्होंने सेटअप किया। ये सब क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वॉज सेटअप एट देहरादून, कहाँ सेटअप हुआ? देहरादून में इन द ईयर 1906, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डैट्रिक ब्रांडिस के बारे में कि कहाँ से आए हुए थे, कहाँ के एक्सपर्ट थे, जर्मन एक्सपर्ट, ठीक है। और कौन फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया है? डैट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? देहरादून। इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहाँ पे द सिस्टम they taught was यहाँ पे पर्टिकुलरली देहरादून में, ठीक है। जो सिस्टम उन्होंने सिखाया यहाँ पे वो क्या था? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, विच यू विल कम टू नो दैट इट इज नॉट साइंटिफिक। कह तो रहे हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है या साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है, बट यू विल फाइंड ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, ये सब लिखते रहो। नए बच्चों हैं, जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूं, एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे आप सोशल की, ठीक है, जिसमें ये सारे कंटेंट को आप सेपरेटली लिखेंगे। मेनी इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट, ठीक है, मेनी इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट। सर यहाँ पे आपने लिखा था सिस्टम दे टॉट, उसके नीचे आपने एरो बनाया, तो एरो का मतलब क्या है? ऑफ साइंटिफिक थ्योरी या क्या है सर? The system they taught was scientific forestry, ठीक है। ओके सर। Many including ecologists think that this is not scientific at all। अब ये साइंटिफिक है क्या? ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ तो ये आपको आपके नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। इसे लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, स्कूल के हों या कंपटीशन के, आप इसको सिर्फ एक बार क्या करेंगे? ओपन करेंगे। आपको उतने सारे बिग आंसर्स लर्न करने नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे, देखने नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ से पॉइंट्स उठाएंगे और देखते चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में यही तो होता है। हमें क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है सोशल में, ठीक है। तो ये सारे डेटा हैं जो आपको मैं सिस्टमैटिकली लिखवाते जा रहा हूँ। मैं दिस दैट देयर ये सब नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आप सेपरेटली नोट्स बना के भेजो। समझ में आ रही है बात सभी को मेरी? यस सर। Yes, sir. सर मैं आप जब पढ़ाते तभी सेंटेंसेस लिख देता हूँ, कोई एरो नहीं बनाता। चलो कोई बात नहीं, आपका अपना वे है। आपको अगर लगता है आपको इस तरीके से अच्छे से याद हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा? इन दिस थ्योरी, ठीक है, उन्होंने बताया कि नेचुरल फॉरेस्ट जो है, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज को क्या करना है? हमें कट डाउन करना है। नेचुरल फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज हैं, हमें क्या करना है? उसे कट डाउन करना है और उसे रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस। किससे? ओनली वन टाइप ऑफ ट्री, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड। should be planted, ठीक है, in a straight row। एक स्ट्रेट रो में एक ही तरह का पेड़। आप अगर ऊटी वगैरह या तो देख गए होंगे या फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा
तो आपने देखा एक ही तरह का पेड़ एक लाइन से होता है, आपने देखा है पर्टिकुलरली सॉन्ग्स यस वगैरह। मैम, यस यस सर। सर। हाँ, तो वो प्लांटेशन का काम है, ठीक है। एक ही, उत्तराखंड से आता सर, दिखता है हमें। हाँ, तो ऐसे ही सीधे सीधे होने का क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी है ये पेड़ एकदम सीधे सीधे अपने आप उगे हैं, ठीक है, लगे हैं, इनको लगाया गया है ऐसे, ठीक है। इसी को क्या बुलाया जाता है, प्लांटेशन। नीचे लिख लो, कॉल्ड प्लांटेशन। तो पूछा जाए व्हाट इज प्लांटेशन, तो लिखोगे व्हेन वन टाइप ऑफ ट्री इज प्लांटेड इन अ स्ट्रेट रो, देन इट इज कॉल्ड प्लांटेशन। सर इसमें वन टाइप ऑफ ट्री का मतलब क्या है, जो ट्री कटा है वही ट्री या फिर कोई और वन टाइप वन ट्री? टाइप ऑफ ट्री which is commercially more valuable, यस सर। ठीक है। मतलब सर जैसे ऐसा तो है ना, टीक, जो कटा है वही टीक, लगाना है? अरे जो कट गया वो क्यों लगाएंगे, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा सर, रही हूँ। आगे भी उसका यूज सर हो उनसे सकता है। जिसकी ज्यादा प्रॉफिट होंगे वही तो लगाएंगे वो। जैसे यहाँ पे टीक था, ठीक है, टीक को यहाँ से यस काट सर। दिया, तो फिर यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि टीक यहाँ फिर लगाएंगे, ये कहना चाहते हो। यस सर, हाँ, टीक नहीं लगाएंगे। हाँ, टीक ही लगा देंगे या साल लगाएंगे, ठीक है, टीक ही पर्टिकुलरली यहाँ पे रहा तो टीक लगाएंगे। मतलब सर जो भी हो, ट्री एक हाँ, ही लगेगा, एक टाइप का। हाँ, एक टाइप का, तो ठीक है। सब प्लांटेशन में सिर्फ कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज ही लगते थे ना, एक एक लाइन यस, में? यस, यस, यस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सब सभी को? यस यस सर। यस सर। Shall I rub this now? सर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें देखेंगे हम फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। फॉरेस्ट एक्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1865 का, ठीक है। सर आपने जो भी बताया कि वो एक ही टाइप का ट्री प्लांट करने के लिए बोलते थे, सारे ट्रीज काटने के लिए बोलते थे, वो इस इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था ना स्टूडेंट्स को? हाँ, हाँ, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यस। तो जो हमने पढ़ा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, इसको 2 बार अमेंड किया गया। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है शायद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। यस सर। तो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। एक अमेंडमेंट था आपका 1878 में, एक अमेंडमेंट था आपका 1927 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला था वो 1878 वाला था। इसमें फॉरेस्ट को क्या किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया फॉरेस्ट को इनटू फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड, थर्ड विलेज। तो ये 3 तरीके से इसको कैटेगराइज कर दिया गया फॉरेस्ट को। और जो सबसे बेस्ट उसमें जो फॉरेस्ट था, ठीक है, वो रिजर्व, द बेस्ट वन वाज रिजर्व। यहाँ पे वैल्यूएबल टिम्बर्स पाए जाते थे, वैल्यूएबल वुड्स पाए जाते थे, एंड वैल्यूएबल, ऐसे कर सकते हो, वैल्यूएबल ट्रीज वर फाउंड, ठीक है। एंड the villagers sorry could not take away anything, ठीक है, on this forest. बेस्ट वन वाज रिजर्व फॉरेस्ट। अगर इनको कुछ चाहिए होता है विलेजर्स को, इफ दे वांट, ठीक है, विलेजर्स कैन यूज प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। सर सेकंड क्या लिखा है? सेकंड क्या लिखा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। सर प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में क्या था? जैसे आपने रिजर्व फॉरेस्ट में बताया, वैसे प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट का क्या क्राइटेरिया था? रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में बेस्ट वन हमने, सॉरी रिजर्व में तो बेस्ट वन हमने पढ़ा। प्रोटेक्टेड में वो फॉरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल नहीं है, बट स्टिल दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस,
ठीक है, अगर उनको नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे तो दे विल एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो उन्हें हमें उसको क्या घोषित किया, प्रोटेक्टेड। सर हाउसिंग और फ्यूल्स की जगह पे यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड विलेज वाले। हाँ, विलेज में आप मिसलेनियस ट्रीज वगैरह फॉरेस्ट, ठीक है, ज़्यादा उतना वैल्यूएबल नहीं रखते हैं फॉरेस्ट में, मतलब ट्रीज उसमें। ठीक है, तो ये कैटेगराइज किया गया है। अब आज के डेट में भी देखोगे तो इसी तरह से कैटेगराइजेशन इन फॉर्म ऑफ बायोस्फीयर, नेशनल पार्क आप देखोगे क्या होंगे, रिजर्व होंगे। ठीक है, Yes, तो sir. उतना, Wild sanctuary. हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। बायोस्फीयर में आप जानते हो कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है। तो इस तरीके से यहाँ सर पे रिजर्व फॉरेस्ट की जो वुड थी वो कौन यूज करता था जब उसका, अलाउड नहीं था किसी को? तो वो रिजर्व फॉरेस्ट की वुड तो कहीं ना कहीं यूज होगा, अदरवाइज उसको वो नो यूज का हो गया ना। रिजर्व, अब जैसे कोई सीट है तो वो क्या रिजर्व है, तो मतलब कोई तो होगा जो उसको यूज करेगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे यूज कौन करेगा इस समय, अथॉरिटी में कौन है, ब्रिटिश। तो सर इसका मतलब जो इंडियंस थे वो विलेज फॉरेस्ट में ही कुछ ले सकते थे बिना कंसेंट के। इसके हाँ। अलावा रिजर्व फॉरेस्ट में उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे और प्रोटेक्टेड में इतने नहीं थे लेकिन फिर भी रूल्स थे। हाँ ठीक, सर, ओके। करेक्ट। सर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पे हो गई थी अप्लाई इन साइंटिफिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, हाँ बिल्कुल, यही साइंटिफिक लेकिन फॉरेस्ट्री है। 1906 में शायद वो हुआ था ना जो इंपीरियल फॉरेस्ट में था, तो तो इसमें वैसा ही। हाँ, कुछ इसी तरह के तर्ज पे, क्योंकि अब देखो 1965 में अब आ गए थे यहाँ पे वन कौन, आपके डैट्रिक ब्रेंडिस। तो डैट्रिक Yes, sir. ब्रेंडिस आ चुके हैं, तो उन्होंने बताया था पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानेगा उसको हम पनिश करेंगे। ठीक है, तो ये 1878 में इन्होंने इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए। अब देखो 1927 में भी है, इसी को फर्दर इसी में क्या किया गया, इसी को एनहांस किया गया। यस सर। हाँ। अब आते हैं इसमें नए अगले कंटेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में देखोगे तो ट्राइबल पीपल्स हैं। ठीक है, ट्राइबल पीपल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते थे, अभी भी हैं। तो ट्राइबल्स क्या हैं, इनका डिपेंडेंसी किस पे होता है, फॉरेस्ट पे होता है। ठीक है, वो फॉरेस्ट से ही सारा कुछ क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। तो अब सपोज अगर इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो इनके लाइफ पे तो बहुत बड़ा क्या होगा, ड्रामेटिक चेंज होगा, इनके लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज होगा, एक ड्रास्टिकल चेंज होगा। अब ये हाउ दे विल कोप अप विद दिस चैलेंज। ठीक है, हाउ द लाइफ विल बी अफेक्टेड ऑफ दीज ट्राइबल पीपल। ठीक है, अब हम लोग यही पढ़ेंगे और समझेंगे। सर 1927 में क्या अमेंडमेंट हुआ था? सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, फर्दर इसी को क्या किया गया, एनहांस करके इसमें और भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाके स्ट्रिक्ट बनाया गया था खाना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब अगर नेक्स्ट देखें इसमें तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हाउ द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। हाउ द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो विलेजर्स, अब देखो पीपल के जो लाइफ है वो ड्रामेटिकली अफेक्ट होते हैं, और फॉरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन किया है फॉर विलेजर्स। ठीक है, फॉरेस्ट का वैल्यू फॉर विलेजर्स क्या था कि दे वांट, ऐसे लिखो, दे वांट फॉरेस्ट should be mixture of species to fulfill different requirement। अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए फॉरेस्ट में। देखिए, ये विलेजर्स का मानना था। ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या मानना था, फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम फॉरेस्ट लिख लो, फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, द सिनेरियो वाज डिफरेंट। ठीक है, वो कहते थे कि ट्रीज which were suitable for सर आपने फॉरेस्ट के पहले क्या लिखा सर, फॉर फॉरेस्ट डेप्थ।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट मीन्स डिपार्टमेंट। तो सर तो वो आपने प्री लिखा है या फॉर लिखा है? फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉर विलेजेस लिखा है, फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। Trees which are suitable for building ships and railways. ठीक है, तो हाउ विच काइंड ऑफ ट्रीज दे रिक्वायर, कैसे ट्रीज होने चाहिए, तो इनके हिसाब से ट्रीज शुड बी, ठीक है, हार्डवुड, सर हार्डवुड, साल ट्री, ड्यूरेबल, टॉल होना चाहिए एंड स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टीक एंड ऐसे। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रीज दे वांट। इसीलिए एक ही तरह का ट्री ये क्या करते थे, उगाते थे और उसको क्या बुलाते थे, साइंटिफिक। लोगों का मानना था कि ये साइंटिफिक कैसे है, ठीक है, एक ही तरह का पेड़ आप उगा रहे हो और उसको आप साइंटिफिक कैसे बुला रहे हो, ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक तब होता है जब हर तरह के ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हर एक ट्रीज का, प्लांट का अपना क्या है, रोल है इकोसिस्टम में। आप एक ही तरह के ट्री लगा रहे हो और कह रहे हो साइंटिफिक है, तो दिस इज नॉट साइंटिफिक। सर आपने टॉल के बाद क्या लिखा? जैसे कई ट्रीज से मेडिसिन बन सकते हैं, अगर एक ही टाइप के ट्रीज हो तो मेडिसिन नहीं मिलेंगी। सर आपने टॉल के बाद पेड़ लिखा? हाँ सर, सारे कॉलम्स में होते थे या फिर सिर्फ मतलब एक रो में, मतलब जितनी भी सारी कॉलम्स है सब में एक टाइप ऑफ ट्रीज, या फिर हर रो में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हुआ करते थे? डिपेंड करता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह के वो ट्रीज लगा रहे हैं। मोर और लेस एक तरह के ही लगाते थे एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये एक एरिया डिसाइड किया तो वहाँ पे टीक लगा दिया, उसके साइड में यहाँ पे साल लगा दिया, इस तरह के अलग अलग लगाते। सर टिम्बर भी तो होगा ना, हार्डवुड एग्जांपल में टिम्बर भी तो होगा ना? हाँ सर आपने एग्जांपल में फर्स्ट कौन सा लिखा है? हार्डवुड। एग्जांपल कहाँ लिखा मैंने वैसे? अच्छा, एग्जांपल में टीक एंड साल। टीक एंड साल। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर है पॉइंट्स? अब कुछ बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। ये सब आप सभी जानते हैं, फिर भी आप लोग जान जो है कि इसको लिख लीजिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स? फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है, आर न्यूट्रिशियस टू ईट, यू ऑल नो। हर्ब का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेडिसिन। वुड का इस्तेमाल किया जाता है याक वगैरह, योक्स वगैरह एंड फ्लोइंग में। सर आपने फ्रूट्स के बाद क्या लिखा है? ट्यूबर्स। ठीक है सर ट्यूबर्स मतलब ट्यूबर्स क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? Who will explain what is tuber? तो क्या ट्यूबर क्या होता है? प्लांट में ट्यूबर क्या होता है? सर कंद आपको पढ़ाया गया होगा ना साइंस में, ट्यूबर बताइए। सर नहीं पढ़ाया गया अभी तक। यस सर, नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, तो सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड है। क्या कह रहे हो? सर अंडरग्राउंड पार्ट होता है। हाँ, ये अंडरग्राउंड रूट टाइप का अंडरग्राउंड पार्ट होता है ट्यूबर्स में। ठीक है, प्लांट्स का। हाँ, कोई कुछ और भी कह रहा है, बताओ। ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड, ठीक है, पोर्टेबल वाटर बॉटल। आपने देखा है कि अमेरिका में एक जो है कि त्योहार है, फेस्टिवल, जिसमें वो भूत की तरह दिखते हैं। देखा आपने? हैलोवीन डे, नाम सुना आपने? यस सर, हैलोवीन डे। तो अब देखो वो गार्ड का ही बनाते हैं, तो उसको खाली कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे खाली करके उसमें पोर्टेबल वाटर बॉटल बना दिया गया पानी वानी भरने के लिए। ठीक है, सर आपने वुड के बाद क्या लिखा है? वुड के बाद
वुड के बाद क्या? योक्स, YOKES, योक्स एंड प्लो, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस योक्स एंड प्लो का भी इस्तेमाल करते थे। अब आप ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में देखो तो लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और अब प्लोइंग अगर आप देखो Yes, तो sir. अब जैसे कि अगर एक मूवी है मदर इंडिया, देखा है आपने? आप लोग प्लो वगैरह नहीं जानते हैं कैसे बैल से जो है कि प्लोइंग होती थी? Yes, sir, जानते हैं। हाँ, तो उसमें जो है लकड़ी का सर भी प्लोइंग इस्तेमाल। प्रोसेस में बैल से या ट्रैक्टर से पीछे हाँ बांध के आके पूरे फील्ड की जुताई होती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। आपने जो लिखा है ड्राइड स्कूप्ड आउट बोर्ड, ये समझ नहीं आ रहा सर। ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड, तो ये ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड मीन्स कि अब जैसे गॉड है, गॉड एक फल है, जानते हो आप? उसके अंदर क्या करना, उसको सुखा देना, उसके कंटेंट को बाहर निकाल देना, ठीक है। और उसमें फिर क्या करना, उसको एज अ बॉटल, वाटर बॉटल की तरह इस्तेमाल करना। सर क्या ड्राइड फ्रूट है सर? स्कूप्ड आउट, हाँ, गॉड क्या होता है भाई? सर जैसे हमने वाटरमेलन का अंदर का निकाल दिया और उसमें पानी स्टोर कर लिया, ऐसे कुछ? पहले ये बताओ गॉड क्या होता है? GOURD, गॉड। सर जैसे सर बॉटल गार्ड गार्ड जैसे मतलब एक बर्तन सा होता है वैसे तो सा। गॉड बर्तन होता है? नहीं सर, हाँ। जैसे बॉटल गार्ड यानी सर जो बेल, जो हम कहते हैं। सर बेल, 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 वेरी गुड। सर बेल का शरबत कहते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तब तो इस तरीके से, तो इसमें क्या करना, ऐसे गॉड हो गया। और जो है कि सर शरबत को कहते हैं गॉड, शरबत। सर उसका अंदर का निकाल के उसमें अंदर पानी स्टोर कर हाँ, देंगे। जो बेल का जो होता है उसको निकाल के अंदर का निकाल के पानी के लिए इस्तेमाल करना, पोटैटो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि सीताफल, देखते हो सीताफल एक होता है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश सर में? कद्दू, क्या कहते हैं? सर पंपकिन। पंपकिन, ठीक है। पंपकिन के कंटेंट को बाहर निकाल लेना। सर वो हेलोवीन वाला। हाँ, हेलोवीन वाला जो बता रहा था। सर वाटरमेलन का एग्जांपल भी तो सही है। वाटरमेलन का भी, यस, वेरी गुड एग्जांपल है। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, कोई कुछ कह रहा है कब से, बताओ क्या कह रहे हो? किसी का कोई डाउट है, बताओ। नो सर। नो हाँ हाँ, बोलो। रिटर्न आफ्टर गुड। गुड्स कहाँ लिखा है? वुड, योक्स एंड प्लो। अब देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, फिर उसके बाद सेमर, सर अब मेडिसिन, हर्ब के बाद मेडिसिन, सेमर, सिल्क कॉटन जिसको कहते हैं, ठीक है। उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेट वेजिटेबल, वेजिटेबल्स को काटने वाटने के लिए। सर अजीब सी आवाज आ रही है। सभी लोग अपने माइक को जो है म्यूट करिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखवा दी हैं, ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये सेमर वाला एक बार एनटीएससी में आया था। सर आपने सैमन लिखा या वो लास्ट में आर है क्या? हाँ, आर है, सर SEMUR। ग्रेट वेजिटेबल्स मतलब क्या आएगा सर? वेजिटेबल को काटने वाटने में। सर कपड़े से? हाँ सर स्ट्रांग होता होगा सर ना कपड़े से कैसे काटेंगे, कॉटन के कपड़े से? अब देख लो कैसे कटता है, यू कैन गूगल इट आउट, यू विल फाइंड, ठीक है। यूज करते हैं भाई जो फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल्स हैं, इसीलिए तो उनकी पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती है? सर फॉरेस्ट बुक में प्रोडक्ट्स। ये दे रखा है ना सर, बाक्स ऑफ सेमर, सेमर की बाक्स यूज करी जाती है। हाँ, तो सेमर के बाक्स के ही ना, तो सेमर का ही तो यूज हो रहा है उसमें, सेमर का ही है ना। डिस्पोजेबल, सर डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनते हैं वो फॉरेस्ट ट्रीज से बनते हैं, वो तो प्लास्टिक से, थर्मोकोल से बनते हैं ना। नहीं सर, पत्ते से जो बनते हैं वो भी चलो, मिलते हैं। बाक्स मैंने लिख दिया, बाक्स कंप्लीट कर लो भाई। सर आपने वेजिटेबल्स के पहले क्या लिखा है? वेजिटेबल्स के पहले कहाँ है? सर ये सर सैमन में, सर वेजिटेबल्स के पहले ग्रेट, GRATE, ठीक है। और सर जो पोर्टेबल वाटर बोर्ड लिखा ना, का मतलब क्या है? आप NCERT अपने, आपके पास बुक है? Do you have your NCERT with you right now? सर यस सर। Yes, so sir. you can find it out in your book as well, ठीक है। If you have doubt in any kind of spelling, so you can look in your book, you will find the correct statement written over there, ठीक है। तो उसमें से आप देख के
इसको बना लेना। सर सिल्क कॉटन तो सर हल्का होगा ना, वो तो टूटने तो, वाला होगा, तो ये समझ नहीं आया। तो इसमें बार को लिखा है ना, किसी उसकी बच्चे ने बाक्स कहा, यूज की जाती है। यस सर, देखो ऊपर बाक्स Yes भी sir, लिख दिया मैंने। NCERT में लिखा हुआ है और thorny एनसीईआरटी में bark. क्लियरली लिखा है हाँ थॉर्नी बाग। ठीक है, ये देखो किसी बच्चे ने बता दिया सर स्टेटमेंट अनकम्प्लीट है, तो हमने उसमें जोड़ दिया है बाक्स। ठीक है, समझ में आया? बाक्स को Yes समझते sir. हो ना? चलो अब इसमें नेक्स्ट Yes, हम आते sir. हैं। पर सर ये ग्रेट वेजिटेबल्स कैसे, मतलब? ग्रेट वेजिटेबल्स मतलब सर वेजिटेबल्स को काटना। हाँ, नहीं सर, तो फिर सिल्क कॉटन तो मतलब अरे उनका। बाक्स बाक्स कहा जा रहा है, सिल्क कॉटन है, सैमर को कहा था मैंने, सैमर से ग्रेट वेजिटेबल, तो सैमर के पर्टिकुलरली बाक्स, जो उसके जो नुकीले बाक्स होते हैं उससे काटे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हार्ड होता होगा ना सर वो फैब्रिक। तभी सर तभी वो कट रहा है। आगे बढ़े, समझ में आया सभी को? क्लियर है? Yes sir. हाँ चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें, अब इसमें देखो ये सारे फॉरेस्ट के तो यूजेस थे। अब हमने पढ़ा कि इस फॉरेस्ट के यूजेस क्या हो गए फॉर विलेजेस, फॉर डिपार्टमेंट, हमने ये पढ़ा कि अलग अलग है। विलेजेस की डिपेंडेंसी आपने अभी पढ़ ली, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, हालांकि और भी हैं, तो आप बुक से उसको देख लेना। तो उसमें इस तरह की डिपेंडेंसी उनकी थी। ठीक है, अब उसमें आपने जब रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट घोषित कर दिया, डिमार्केट कर दिया, तब उनको प्रॉब्लम होगी, वो कैसे अपने जो है कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए वो चोरी करना शुरू करते हैं। ठीक है, चुप चुप के जाके जो है अपनी चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनको पनिश किया जाता है। और ज़्यादा डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे जो विमेन की होती थी, क्योंकि विमेन के ऊपर क्या थी, लाइबिलिटी थी टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड। ठीक है, तो विमेन को क्या करना पड़ता था, समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था उनको। फॉरेस्ट विलेजर, फॉरेस्ट गार्ड्स को खाने वाने बना के खूब खिलाने होते थे, तब उनको कुछ प्रोडक्ट्स उनको देते थे फॉरेस्ट के। ठीक है, तो इस तरह से हार्डशिप उनकी क्या हो गई, विलेजर्स की बढ़ गई। अब यहाँ पे ये तो एक तरह से हार्डशिप बढ़ी। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हाउ फॉरेस्ट रूल्स, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हाउ फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। अब देखोगे यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन विच यू विल स्टडी इन क्लास 10th ऑल्सो, दैट shifting cultivation was prevalent in third world countries, particularly Asia, Africa, and South America. Shifting cultivation. So shifting cultivation, or other language, or the other name of this is Sweden agriculture. Shifting cultivation or Sweden agriculture. Okay, it was a traditional, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कह लो। ठीक है, तो प्रेवलेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, और साउथ अमेरिका में भी है। So in these countries particularly you will find this used to be there. European colonizers, ठीक है, were against, ठीक है, they were against shifting cultivation और wooden agriculture. अब इसमें important क्या है, shifting cultivation has different name in different part of the world, ठीक है, और in different country. For an example, it is known as ladding. अच्छे से लिख लो, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा मैं। साउथ ईस्ट एशिया में इसको लैडिंग बुलाया जाता है, और ये एनटीएससी के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एज स्टार लैडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका लिखो फॉर द टाइम बिंग। चिचिमिन और टैवी, चिटिमिन और टैवी इन अफ्रीका, चाइना इन सर पर ये श्रीलंका। कल्टीवेशन का प्रोसेस क्या होता है? अभी इसके नाम तो पढ़ लो।
कहाँ पे सर इसको इसी किस को हम नाम से फ्लैश बुलाया और जाता बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं ना, ये हमने 8th में पढ़ा यस था। यस यस, स्लैश एंड बर्न भी करते हैं, कहते हैं। अभी हम यस लोग पढ़ेंगे, पहले इसके अलग अलग झूम नाम, कल्टीवेशन। इसको अलग अलग नाम से क्या क्या बुलाया जाता है वो देख लो। इन इंडिया पर्टिकुलरली, ठीक है पेंडा, बेवार, झूम, कोडू, कुमरी एक्सेट्रा बुलाया जाता है। सर अफ्रीका में क्या बोले जाते हैं, क्या लिखा है आपने? सर आपने थर्ड नेम क्या लिखा है? शिटमार। चेटिमिन, CHITEMENE, चेटिमिन। और टैवी, TAVY, और टैवी, TAVY, टैवी। सर इंडिया में फर्स्ट नेम क्या लिखा है? धेय, DHYA। Penta, Bevar, June, Polu, Kumri. So these are different name of shifting cultivation. Now we will know that what is shifting cultivation होता क्या है। तो shifting cultivation में what happens? Shifting cultivation, अब ये देखो, अब इसको याद करने का तरीका क्या है। अब याद करने का तरीका आप लोग जो है खुद से अपने जो है इसको याद करिए, ठीक है। अब देखो हाउ टू इनोवेट थिंग्स टू मेमोराइज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें अगर याद करनी होती हैं तो व्हाट आई डू, आई मेक अ फन ऑफ इट, ठीक है। थोड़ा बहुत उसका फनियर वे में इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर देता हूँ। हालांकि मैं किसी से शेयर नहीं करता हूँ। अब जैसे कि चेना, तो मैंने चेना को कह दिया चना, चना श्रीलंका में, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वो चीज़ फिर हमेशा दिमाग में क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। अगर कोई चीज़ दिमाग में बर्न हो जाती है तो वो लास्ट लॉन्ग रहती है। समझ में आ रही है बात। तो आप क्या कर सकते, मिल्पा, जैसे सर मिल्पा हो आपने गया, तो मिल्पा मतलब मिल्पा कोई मिल रहा है, मिल्पा, मिल्पा गया सेंट्रल अमेरिका। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को क्या करिए, किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए, देन यू विल फाइंड दैट इट इज इजियर देन बिफोर। सर आपने पोडू के बाद क्या लिखा है सर इंडिया में? कुमरी, सर उसके बाद झूम, पोडू, कुमरी एक्सेट्रा। सर ये बेवाई भी लिखा है क्या? बेवाई और धेया। हाँ, बेवार। और ये DHEYA, यस, ये DHEYA है ना? डी धेया। एच DHYA, ठीक है। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन यू विल फाइंड पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, आर कट एंड बर्न एंड द रेस्ट इज बर्न। इन रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains। अब लिख लो तो मैं इसको रब करूँ, लिख लिया सभी ने? नो सर, नो। नो सर। लिखो बाकी लोग फटाफट। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है? Those who are new, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें उसी का फर्दर पॉइंट है तीसरा, क्रॉप हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, ठीक है।
cultivated for couple of years उसमें कल्टीवेशन करते हैं एंड देन लेफ्ट uncultivated or fallow for 12 to 18 years 12 से 18 साल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो दीज आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसमें क्या प्रोमिनेंट जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में एंड अफ्रीका में मिलेट्स उगाए जाते हैं, बाजरा वगैरह, ठीक है। ब्राज़ील में मैनियोक उगाया जाता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका में मेज एंड बीन्स उगाया जाता है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या होता है, अब फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें पेड़ों को काटा जाता है रोटेशन, ठीक है। ऑन रोटेशन बेसिस उसको काट के बर्न कर दिया जाता है। तो बर्न होने के बाद जो उसके एशेज हैं उसमें सोइंग की जाती है सीड्स की, ठीक है। सोइंग की जाती है सीड्स की, और वहाँ पे जो है क्रॉप को जो है, और उसमें जो, और ये पर्टिकुलरली टाइम पीरियड इसका होता है जो मानसून का पहला रेनफॉल होता है। अब इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है बाय अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्ट कर लेते हैं और इसको कैरी ऑन रखते हैं, ठीक है। और इसको कैरी ऑन रखते हैं, और जब देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे फॉरेस्ट उगेगा फिर से, और जो है सब कुछ यहाँ पे जब एक फर्टिलिटी रीगेन करेगी, हम यहाँ पे फिर आएंगे और फिर कल्टीवेशन करेंगे लगभग 12 से 18 साल। तो इस दौरान वो कहीं और जाते हैं शिफ्ट होके, और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसीलिए इसका क्या नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ में आया? सर ये सर मैन्योक क्या होता है? Yes, sir. Passion point समझ में आ गया। हाँ, क्या कह रहे हो? मैन्योक? यस, मैन्योक MANIOC है ना? हाँ, MANIOC, मैन्योक। मैन्योक क्या कहते हैं हिंदी में भी? आलू के जैसा दिखता है ये, ठीक है। ब्राजील में खाया जाता है मैन्योक। हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, पर देख लो उसको, गूगल करो, ठीक है। आप इसको गूगल में फिगर, इसका इमेजेस होते हैं ना, उसमें इमेजेस में जाओगे तो यू विल फाइंड इट विल अपीयर लाइक एन पोटैटो, ठीक है, बट नॉट अ पोटैटो एक्चुअली, वेरी न्यूट्रिशियस टू इट। सर लैटिन अमेरिका कहाँ पे है? अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका में, अब देखो अभी हम लोग इसको करेंगे आगे, ठीक है। अमेरिका में लैटिन अमेरिका भी आता है, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, तो ये डिमार्केशन है। सारे साउथ के पार्ट है ना, साउथ अमेरिका में प्रैक्टिस होता है। हाँ पर्टिकुलरली, ठीक है। सर इसे टैपियोका भी कहते हैं, स्वीट पोटैटो की तरह होता है ये। हाँ ठीक है। ये सर ये स्वीट पोटैटो के टाइप में होता है। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, पोटैटो जैसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। अब यूरोपियन क्या समझते थे, अब हमने तो समझ लिया ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यूरोपियन का क्या प्रॉब्लम है, अब देखो यूरोपियन को क्या प्रॉब्लम है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हार्म डू द यूरोपियन वर फीलिंग ड्यू टू दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यूरोपियन फॉरेस्टर्स को लगता था, ठीक है, दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन is harmful for फॉरेस्ट के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। क्या क्या हार्म पहुंचाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो वी कुड नॉट गेट, फॉर एज पर द यूरोपियन, वी कुड नॉट गेट fees for railways, रेलवे टीम बस के लिए हम फीस नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिफिकल्ट कैलकुलेट, ठीक है, टैक्सेस,
it is difficult to calculate taxes. Okay. So that's why they decided. That's why decided to ban shifting cultivation. ठीक है, देखो पहली बात कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं तो कहीं पे भी पेड़ है, मान लो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं, तो ये क्या किए यहाँ पे आए और इसको सब साफ कर दिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, तो यहाँ पे जो वैल्यूएबल टिम्बर्स थे, ठीक है, वो सब क्या हो गए, वैनिश्ड हो गए। फिर उसके बाद इसके साथ साथ ये यहाँ पे हैं तो कभी कभी यहाँ पे हैं, ठीक है, इनको क्या करना होता है, टैक्स लेना होता है सभी से। तो ये जो लोग यहाँ पे हैं इनसे जो है कि टैक्स लिया कि नहीं लिया, ठीक है, सपोज इन्होंने यहाँ पे टैक्स कुछ लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, और ये आ गए यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने, यहाँ पे इनको टैक्स चाहिए अब ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने कहा अरे तुम्हें याद नहीं है यहाँ पे जब काम कर रहे तो दिया था, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम होती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्या करते थे, शिफ्ट करते थे, तो डेटा क्या होता था, इससे मिसप्लेस हो जाता था, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो कैलकुलेट कर टैक्सेस किससे कितना कलेक्ट करना है, क्या नहीं, किसने दिया किसने नहीं, इसमें इनको प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या किया, बैन कर दिया कि ये दिस इज नॉट प्रोडक्टिव। सर ये लोग पहले ट्रीज को कट डाउन करते थे, तो सर ये ट्रीज का क्या करते थे, ये खुद के जला देते थे। तो सर पहले काटते भी थे शायद, काट के जलाएंगे ना। हाँ सर, तो वो किसी को बेचते थे या फिर उससे वो घर बनाते थे अपने? नहीं, एशेज आप देखो, जो सोइंग होती है वो एशेज में होती है ना। यस सर। तो एशेज किसके होंगे, ट्रीज के ही होंगे, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे उसके जो है कि यूज़ कर लेते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे ट्रीज को जलाते थे, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जैसे टीक वगैरह होते हैं, जो ड्यूरेबल होते हैं, हार्ड वुड ड्यूरेबल, उसको बेच भी देते थे, ठीक है। बट मोर और लेस वो क्या करते थे, बाकी ट्रीज को एशेज में। सर ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है सर, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए तो बहुत ही खराब है ना, क्योंकि ये उतने टाइम पीरियड के लिए पूरी बायोडाइवर्सिटी को उजाड़ देता है। तो बायोडाइवर्सिटी को उतने टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, बट उसके बाद ये तो देखो उस पोर्शन को लीव भी तो कर देते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो फिर से रिगेन कर जाता है वो फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है? एट अ टाइम आपने एक तरीका ये अपनाया कि आपने ये तरीका अपनाया, ये पूरे एरिया को क्या करो, साफ करो, यहाँ पे कल्टीवेशन करो, ठीक है। अब यहाँ पे कल्टीवेशन करते जाओ, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या करो, शिफ्टिंग, यहाँ पे इतना करो, ठीक है, जब ये यहाँ पे खत्म हो जाए तो छोड़ दो इसको, अब यहाँ करो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रिगेन करें, तो बताओ इसके कंपेयर में और उसके और इसके कंपेयर में कौन सा अच्छा है, ये वाला है वो वाला? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अमेज़न फॉरेस्ट तो सारे इसी वजह से तबाह हो गए थे। क्या सर अमेज़न फॉरेस्ट तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से ही तबाह हो गए थे सारे, ऑलमोस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट तबाह हो गए हैं? डेटा 20% से ज्यादा खत्म हो गया था, बहुत जल गए थे बहुत सारे। सर इतने खत्म होने का शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण हुआ। हाँ, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण हुआ है, इम्पैक्ट तो पड़ा है, बट अमेज़न फॉरेस्ट मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने ये नहीं कहा कि ये बेस्ट है, ठीक है, मैंने ये कहा कि जो अदर वे है उससे तो बढ़िया है। अमेज़न फॉरेस्ट में आज के डेट में फॉरेस्ट के लिए जो भी कह रहे हैं कि नहीं हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, तो उन्होंने नहीं क्या किया, इसको स्टार्ट किया है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से यस मोर और लेस अगर आप पेड़ काट रहे हो तो आप कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा ही रहे हो बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। बट हम देखते हैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बट हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है कि पूरे पेड़ को काट के एक बार में ही वहाँ पे कल्टीवेशन करना, ठीक है, और एक अगर ऑप्शन दिया जाए शिफ्टिंग करना, तो आई थिंक शिफ्टिंग कैन बी कंसीडर्ड बेटर देन दैट। सर अगर वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो वहाँ पे वापस ट्रीज होंगे ही नहीं ना, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दोबारा सेटल कैसे होगी? कैसे फर्टिलिटी क्यों नहीं रिगेन होगी सर? इसलिए तो चलेगा, रिगेन होने में सर टाइम लगेगा ना, होगी बहुत टाइम लगेगा। तो 12 से 18 साल सर पर 12 जो हमने बहुत लंबा टाइम होता है। आपको लगता है लंबा टाइम है, आपके जो है लाइफ स्पैन के लिए ये लंबा टाइम होगा, बट नेचर के लिए लंबा टाइम नहीं होता। सर जो हमने अभी एग्जांपल लिया सर, वो तो कितने ट्राइबल्स एक साथ खाना खाने के लिए हैं, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना सर। अगर एक साथ 1-2 हज़ार लोग अगर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं
तो जितनी फील्ड वो काटेंगे वो ज्यादा होगी जितने 100 लोग काटेंगे। तो सर वो तो डिपेंड करता है ना जितनी कितनी पॉपुलेशन है वैरी खाना करते खाने हैं। वाली। यस, यस ये भी सर। बात है। चलो ठीक है, आप लोगों के सुझाव सुन लिए, ठीक है, और जो भी आपको बताया उसको ध्यान में रखिएगा, जो कंटेंट लिखवाया उसको समझिए अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। अब हम लोगों ने आज रीडिंग नहीं किया, रीडिंग वाला पोर्शन भी कर लें, है ना? यस सर, यस Yes, सर। sir. यस तो सर। लेट मी सी वेयर इज दैट। रीडिंग कौन करेगा आज? Who will read today? तो मैं नाम बताइए। सर मैं अर्णव। सर मानस। सर सत्यम बोले। सर लव्वे। मनोज। श्रुति। ओके, तो और कोई बच्चा? ये बच्चे तो ठीक है, रिपीटेटिवली पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ा नहीं है अभी तक और पढ़ना चाहता है, वो नाम बताओ। सर मैं सर क्या लव्वे। नाम? मोक्षिका। लव मोक्षिका। चलो मोक्षिका तुम पढ़ लो, पढ़ो। सर इमेज तो आई नहीं। आप बुक से पढ़ सकती हैं, इमेज तो मैं सर एक मिनट। इंसर्ट कर रहा हूँ। सर मैं पढ़ लूँ कि कैन आई रीड? लव लव क्या पढ़ो, नाम? लव। स्टार्टिंग से पढ़ूं? अच्छा। टेक आ। सर शुरू से पढ़ूं? शुरू से नहीं पढ़ना, जहाँ से आज से पढ़ाया है वहां से पढ़ना है। अच्छा पढ़ रहा हूँ सर। In scientific forestry, natural forest which had lot of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in state rows. This is called a plantation. Forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees, and made working plans for forest management. They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some years. After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1957. The 1878 Act divided the forest into three categories: reserved, protected, and village forest. The best forests were called reserve forest. अंडरलाइन Villagers could साइंटिफिक not फॉरेस्ट्री भी सब अंडरलाइन कर लो। villagers could not take anything from these forests, even for their own use, for house building or fuel. They could take wood from protected or village forest. How were the lives of the people affected? Foresters वेट करो, अब पढ़ो मोक्षिका। Okay, sir. Villagers and foresters had quite various ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy various requirements for fodder, fuel, leaves. On the other hand, the forest development department wanted trees which were appropriate for building railways or ships. They required trees that could give hardwood and were tall and that could give and straight. So particular species such as teak and sal were promoted and others started to be cut. In forest areas, people use forest product, leaves, roots, fruits and tubers for several things. Fruits and tubers are much nutritious to eat, particularly during the monsoons before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agricultural implements such as yokes and plows. Bamboo makes beautiful fences and is also utilized to make baskets and अंडरलाइन कर लो।
A dried, scooped out gourd can be used as a portable water bottle. Everything is present in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates as well as cups. The siadi or Bobini Wahili creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the simmer silk cotton tree is used to grate vegetables. Oil for cooking as well as to light lamps can be pressed from the fruit of the mahua tree. महुआ ट्री जानते हो आप सभी? देखा है? जो गांव से सर होंगे वो यहाँ जानते तक सर अंडरलाइन करना है। सर यहाँ तक सर अंडरलाइन करना है। कर लो अंडरलाइन, ठीक है, कंटेंट है कि क्या यूसेज हैं। The Forest Act brought serious hardship for villagers all around the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, collecting fruits as well as roots, grazing their cattle, fishing and hunting became illegal. People were now bothered to steal wood from forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards who would leave them after taking bribs. Women who gathered fuel food were particularly worried. This was also common for police constables and the forest guards to harass people by asking free food from them. How did समझ में आया सभी को? सर एक बार सर ये वाला सर पैराग्राफ सर एक बार समझा दो सर, ये वाला पैराग्राफ। नाम बताइए, नाम बताइए। देवांश चौधरी। देवांश चौधरी कहाँ से? देवांश बताओ सर। ये वाला सर, द फॉरेस्ट एक्ट मींस हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द एक्ट। देवांश, मैंने ये बताया था कि जो ये इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, इससे लोगों की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे रहती है, ठीक है। अब उनमें आपने रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज कर दिया, तो उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं लाइवलीहुड के, वो कैसे फुलफिल होंगे? तो अब वो क्या करेंगे? इलीगल वे अपनाएंगे, ठीक है। वो क्या अपनाएंगे? इलीगल वे अपनाएंगे। वो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है, वो चोरी करेंगे, ठीक है। चोरी करते हुए अगर पकड़े गए तो फॉरेस्ट गार्ड के मर्सी पे रहेंगे, घूस देने की कोशिश करेंगे। फ्यूल वुड के लिए जो है वुमेन के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो वुमेन कैसे उसको कलेक्ट करें फ्यूल वुड के लिए? उनके लिए हार्डशिप पड़ जाती है। तो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह क्या कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह के, हमें खाना खिलाओ फ्री में, हम तुम्हें फ्री जो है फ्यूल वुड देंगे। तो इस तरीके से लोगों की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं इस एक्ट की वजह से। समझ में आया आपको देवांश? यस सर, यस सर। ठीक है, और बच्चों को सभी को समझ में आया? मैंने ये सब बता दिए हैं पॉइंट्स। यस सर, यस सर। चलो अब कौन बच्चा पढ़ेगा? दूसरा बच्चा कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं। मानस सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। ये राहत परवीन के नाम से किनकी आईडी है? वो बच्चा अपना नाम बता दे एक बार मेरे को। राहत परवीन, हु इज राहत परवीन? हुई है राहत परवीन। कौन है राहत परवीन? राहत परवीन नाम से जिनकी आईडी है वो अपना नाम बता दे एक बार। कंटिन्यू करते हैं क्लास को सर, आप उनसे बाद में बात कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, नए बच्चे में आज कौन बच्चा है नया? कल्याणी है और एक है, एक बच्चा और भी कोई है, क्या नाम है उनका? सर लक्ष्येंद्र। तशेंद्र, वेयर आर यू तशेंद्र? तशेंद्र। कल्याणी, विल यू रीड? कल्याणी। तीशा दास, तीशा दास, विल यू रीड? वंशिका तिवारी। ओके। युक्ति वार्षिनी। Yes, sir. Will you read today? Okay, sir. Read it out. How did forest rules affect cultivation? One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or switching agriculture. It is a
traditional agricultural practice in many parts of Asia, Africa, and South America. It has many local names such as lading, अंडरलाइन करते जाओ, अंडरलाइन milpa in Central America, chitamane in or tevi in Africa, and chain in Sri Lanka. In India, thaya, penda, bevar, nevar, jhoom, kodu, khandar, and kukri are some of the local terms for Sweden agriculture. In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. Seeds are sown in ashes after the first monsoon rain. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरा लिख लो, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, रीड करो। And the crop is harvested by October, November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millet, and Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans. European foresters regarded this practice as harmful for the forest. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees or railway timber. When a forest was burned, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupations, while some resisted through large and small rebellions. वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स बता दिया मैंने यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब इस एक बात और ध्यान में रखिए, सिविक्स में और हिस्ट्री में मैंने आपको कहा इमेजेस का भी रोल होता है। इमेज भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इमेज को भी आप एक बार क्या करेंगे पढ़ लेंगे। जैसे ये वाला इमेज हो गया, ये वाला इमेज, तो इमेज को रिकॉग्नाइज कर पाए आप मेक श्योर रखिएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग पूछ लीजिए कुछ, अगर पूछना है, कुछ डाउट है तो आई विल हेल्प यू आउट इन। सर फर्स्ट चीज तो ये थी ना कि जो वो चैप्टर था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आखिरी के पेजेस में ना स्पीचेस दी हुई हैं सर, जैसे ट्रीज विद डेस्टिनी और BR अम्बेडकर की दी हुई है और MK गांधी की दी हुई है। सर वो समझ ही नहीं आ रही, तो आप उसकी समरी लिखवा सकते हो क्योंकि शायद एग्जाम में आ जाए, वो आपने कहा था। समझ में क्या है, वो डेटा है बेटा, वो अलग अलग जो है प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का डेटा है, उसमें उनके डेटा को सिर्फ आपको क्या करना है, लर्न करना है। और वो मैं इसलिए लर्न करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके NTSC के एग्जाम में वो आ जाए, क्योंकि NTSC में वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है और उसमें से कंटेंट जो है पूछे जाते हैं, बस आपको कंटेंट उसका याद करना है। स्पीचेस का सर उसको कैसे तो होता है, बस कंटेंट याद करें, बस कंटेंट याद रखना है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे, जैसे ये बन हुआ तो ये कौन है, ठीक है। सर कंटेंट याद रखने से मतलब कंटेंट मतलब जो समझ नहीं आ रहा।